हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 चैप्टर 5 द वैदिक एज एंड द कैल्कोलिथिक सेटलमेंट। चैप्टर 4 जो हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका जिसमें हम वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक एज को फिर फर्दर हमने 2 पार्ट्स में जो डिवाइड किया, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड, उसके बारे में और क्या क्या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थे जिससे हमें पता चलता है वैदिक पीरियड के बारे में, वैदिक एज के बारे में, वो सारे हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। जैसे कि हमने चैप्टर 4 इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो डिक्लाइन होना स्टार्ट हुई तो वो पीरियड कब था, 2500 बीसीई से 1500 बीसीई के बीच में माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई। और क्या क्या रीजंस थे उसके ख़त्म होने के, उसके डिक्लाइन होने के, तो ऐसा माना जाता है कि जैसे शायद इंडस रिवर का जो कोर्स है, उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हुई होगी जिसकी वजह से फ्लड वगैरह आए इसलिए, या धीरे धीरे डिफॉरेस्टेशन से वो जो रीज़न है वो पूरा ख़त्म हो गया, या फिर आर्यों का अटैक, आर्यों का इन्वेंशन हुआ होगा, या फिर और भी मतलब कई सारे रीजंस, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस वजह से ये सिविलाइजेशन ख़त्म हुई होगी। तो मेन जो रीज़न है ये माना जाता है कि आर्यों का इन्वेंशन हुआ था, उस टाइम आर्यों का अटैक हुआ था जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। तो आर्यों का अटैक कब माना जाता है, 1500 बीसीई के बाद से आर्य यहाँ पे आए और यहाँ का जो सप्त सिंधु रीजन था वहाँ पे आके बस गए, वहाँ पे आके सेटल हो गए। सप्त सिंधु रीजन क्यों बोला जाता है इस एरिया को, क्योंकि ये जो एरिया है ये 7 रिवर्स से मिलकर बनी, 7 रिवर्स यहाँ पे फ्लो होती थी, इसलिए सप्त सिंधु रीजन बोला जाता है। तो इन जगहों पे आर्यों का अटैक हुआ, आर्यों का इन्वेंशन हुआ, यहाँ पे आर्य आके बस गए इंडिया में। आर्य कहाँ से आए थे, तो ये सेंट्रल एशिया से आए थे या इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट से आए थे और यहाँ पे आके इंडिया में बस गए। तो आर्यों का जो ये सेटलमेंट हुआ, ये जो पीरियड था, ये जो टाइम था, इस पीरियड को हमने कहा वैदिक एज। वैदिक एज क्यों कहा, क्योंकि इस पीरियड की जो भी हमें नॉलेज मिलती है, जो भी सोर्सेज हैं इस पीरियड को जानने की, वो सारे हमें वेद से मिले हैं। इस पीरियड में वेद लिखे गए थे, ठीक है, तो इसलिए हमने इस पीरियड को कहा वैदिक एज। वैदिक एज को और भी, इस पीरियड को और भी क्या बोला जाता है, कैल्कोलिथिक सेटलमेंट। क्यों बोला जाता है कि क्योंकि इस पीरियड में कॉपर का यूज़ मतलब मोस्टली होने लग गया था। कॉपर या और भी जो मेटल्स हैं उनसे बने टूल का यूज़ होने लगा था। जैसे हमने पढ़ा था पहले कि पहले क्या होता था, सिर्फ स्टोन्स के टूल्स वो लोग बनाते थे पैलियोलिथिक एज वगैरह, नियोलिथिक एज में, ठीक है, पत्थरों से बने औजारों का यूज़ करते थे। तो इस पीरियड में आके मेटल के बारे में उन्हें ज़्यादा पता चला वैदिक एज में, और उन्होंने कॉपर वगैरह का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने उनके टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिया, इसलिए इस पीरियड को कैल्कोलिथिक सेटलमेंट भी कहा जाता है। अब वैदिक एज की बात करते हैं तो वेद जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, नॉलेज, ज्ञान, ज्ञान प्राप्ति, ठीक है। तो पुराने टाइम में जैसे आप सबको पता होगा कि हमारे जो वेद हैं मेन कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। और जो हमारे पुराण हैं या मेन जो एपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, रामायण एंड महाभारत। एपिक्स क्या होते हैं, जैसे किसी स्पेशल पर्सन के बारे में हम कुछ लिखते हैं, एक लॉन्ग पोयम लिखी जाती है, उन्हें एपिक्स बोला जाता है। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में जो मूवीज़ बनती है, जो हमारी फिल्में बनती हैं, वो किस पर बेस्ड होती है, मेन एक्टर पे या हीरो पे या हीरोइन पे बेस्ड होती है, उनके बारे में पूरी स्टोरी होती है, उनके बारे में बताया जाता है। सेम उसी टाइप से जो हमारे एपिक्स होते हैं वो किसी हीरो के बारे में पूरी पोयम के थ्रू, लंबी सी पोयम लिखी जाती है, उसके थ्रू बताया जाता है, ठीक है। तो उसे ही हम बोलते हैं एपिक्स। तो हमारे जो मेन एपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, रामायण एंड महाभारत। अब वेद की बात करें, वेद का मैंने क्या मतलब बताया कि वेद का मतलब होता है नॉलेज। तो हमारे जो वेद हैं उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, किन किन चीज़ों का कलेक्शन है, तो पुराने टाइम में जैसे भगवान को कैसे खुश किया जाता था, कैसे उनकी पूजा अर्चना की जाती थी, कौन से मंत्र पढ़े जाते थे, श्लोक वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं ये वेद में लिखी गई हैं। जो प्रेयर्स हैं, जो चार्म्स हैं, जो सेक्रीफिशियल चैंट्स हैं, फॉर्मूलाज, ये सारी चीज़ें वेदों में लिखी गई है। और ये जो वेद हैं ये मतलब अलग अलग फॉर्म में लिखे गए, अलग अलग देवी देवताओं को खुश करने के लिए कौन कौन से श्लोक गाए जाते थे, कौन कौन से गीत भजन गाए जाते थे, ये सारे इस वेद में लिखे गए हैं। अगर वैदिक लिटरेचर की बात करें कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, तो ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। संस्कृत लैंग्वेज जो अभी जो हम संस्कृत बोलते हैं उस टाइप की संस्कृत नहीं होती थी, पुराने टाइम की संस्कृत थोड़ी सी डिफरेंट होती थी अभी के संस्कृत से, ठीक है। तो मेन संस्कृत में लिखे गए हैं सारे वेद हमारे। और 4 वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद।
जो आर्य इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे, जैसे कि हमने कहा कि आर्यों का इन्वेंशन हुआ था, आर्यों का अटैक हुआ था, तो ये क्या आर्य क्या थे, नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स पे पूरी तरीके से डिस्पर्स्ड हो गए थे, मतलब वहाँ पे सेटल हो गए थे नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे उस टाइम। तो आर्य कौन थे, किनको आर्य माना जाता है, जैसे आपने किंग भरत के बारे में सुना होगा, जिनके नेम पर हमारे इंडिया का नेम भारतवर्ष पड़ा, तो उनको माना जाता है कि आर्य, वो या उनके जो वंशज थे जो आके बस गए, उनको आर्य कहा जाता है, आर्य माना जाता है, ठीक है। अब हम वेद की बात करें, जैसे वैदिक एज को हमने 2 पीरियड्स में डिवाइड किया, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। तो जो हमने कहा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कब डिक्लाइन होना स्टार्ट हुई थी, 2500 बीसीई टू 1500 बीसीई, ये पीरियड माना जाता है कि इस पीरियड में खत्म हो चुकी थी। तो उसके बाद का जो टाइम है 1500 बीसीई टू 1000 बीसीई, ये जो पार्ट है इसको हमने अर्ली वैदिक पीरियड में कंसिडर किया, और बाद का जो पार्ट है 1000 से लेकर 600 बीसीई, इसे कहा लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। तो वैदिक पीरियड जिसमें वेद लिखी गए थे, कौन से वेद में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, तो जैसे कि हमारा जो सामवेद है उनमें सारे पोयम्स वगैरह, म्यूजिक का जो ओरिजिन है वो माना जाता है सामवेद से, संगीत का जो संगीत की जो उत्पत्ति हुई है वो सामवेद से माना जाता है। उसके बाद जैसे कि हमारे गायत्री मंत्र या और भी जो भी मंत्र हैं, मेन श्लोक्स हैं, वो कहाँ किससे माना जाता है, वो सारे किस में लिखे गए हैं, ऋग्वेद में, वहां से उनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। उसके बाद जैसे जो हमारी सोसाइटी थी वो 4 पार्ट्स में उस टाइम डिवाइड थी, हमें पता है कि वहीं से मतलब डिवीजन स्टार्ट हुआ था सोसाइटी का, ठीक है। तो वो भी ऋग्वेद में बताया गया है उसके बारे में कि ऋग्वेद से, उस वैदिक एज से डिवीजन स्टार्ट हो गया था अलग अलग लेवल पे। उसके बाद जो पशुपति शिवा हैं उनके बारे में किस में लिखा गया है, तो अथर्ववेद में लिखा गया है। अथर्ववेद में मतलब मेडिसिन की नॉलेज दी गई है ज़्यादातर, या फिर जादू टोना, ये सारी चीज़ें भी कुछ कुछ अथर्ववेद में आती है। उसके बाद में यम नचिकेता संवाद जो है वो किस में लिखा गया है, तो वो कथा उपनिषद में लिखा गया है। तो इस तरीके से अलग अलग वेद में अलग अलग बातें बताई गई हैं। अब हम बात करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड की। तो जो अर्ली वैदिक पीरियड था, मतलब वैदिक एज के स्टार्टिंग में, तो सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है, ओल्डेस्ट वेद जो है वो ऋग्वेद है, तो सबसे पहले यही लिखा गया होगा। तो अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेद लिखा गया था, जिसमें कि 10 मंडल्स हैं। मंडल्स मीन्स अलग अलग बुक्स में उन्हें डिवाइड किया गया है, तो 10 मंडल्स हैं। और उसके बाद 1028 इसमें जो सूक्तियाँ हैं, हाइमन्स हैं, ठीक है, जो लाइन्स लिखी गई हैं, जो पोएम्स लिखी गई हैं, वो इतनी हैं। तो ये जो अर्ली वैदिक पीरियड है, क्या कौन सा पीरियड है, कौन सी एज मानी जाती है, 1500 से लेकर 1000 बीसीई के बीच में। तो इस एज में ही ऋग्वेद लिखा गया था, ठीक है। किसके थ्रू लिखा गया था, तो जो पुराने हमारे संत हैं, या उस टाइम में जो जैसे कुछ लेडीज होती थी जो आश्रम में रहती थी, जो पढ़ती थी, पढ़ाई करती थी, ठीक है, तो वो सब भी जो है लर्न वुमेन है, इन लोगों ने मिलकर उस पोयम को, ऋग्वेद को लिखा है। ऋग्वेद के जो अंदर जो भी पोयम्स हैं, जो भी सूक्तियां हैं, ये सारी चीजें उन लोगों ने लिखा है। अभी से लगभग 3500 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, उस टाइम में ऋग्वेद लिखा गया था। और पहले ये रिटर्न फॉर्म में नहीं था। पुराने टाइम में क्या होता था कि हर चीज रिटर्न फॉर्म में नहीं होती थी, अभी पेपर्स अवेलेबल हैं तो हम लोग लिख लेते हैं, पुराने टाइम में तो ऐसा नहीं था। तो वो लोग जो नॉलेज देते थे, जो ऋषि मुनि अपने शिष्यों को नॉलेज देते थे, किस फॉर्म में देते थे, ओरली देते थे, बोल के बताते थे उन्हें, ठीक है। तो इन्हें इसे क्या बोला जाता था, श्रुति। पहले जो नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता था इसी फॉर्म में होता था, श्रुति के फॉर्म में। कि मान लो कि अभी की जनरेशन है, इन्होंने बोल के नॉलेज बताया, अपने जो बच्चे हैं इनको उन्होंने फिर अपने नेक्स्ट जनरेशन को बोल के, तो इस तरीके से ओरली ही नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता था एक एज से दूसरे एज में, ठीक है, लिखा नहीं जाता था। तो ऋग्वेद भी पहले रिटर्न फॉर्म में नहीं था। बाद में धीरे धीरे ये किस में लिखा गया, बृजवाक्स जो भोजपत्र होते हैं उस पर लिखा गया। धीरे धीरे पाम लीव्स मतलब एक्स्ट्रा और भी चीज़ों पर लिखा जाने लगा, या कपड़ों पर, इन सब चीज़ों पे। तो धीरे धीरे ये रिटर्न फॉर्म में आया, पहले सिर्फ ओरली फॉर्म में था, जिसे हम क्या बोलते थे, श्रुति। सुन के नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन करना, हमें भी सुन के ही पता चला और हम भी दूसरों को सुना रहे हैं, इस तरीके से जो नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता था उसे बोलते थे श्रुति। अब द ड्वेलिंग्स ऑफ आर्यंस, जैसे कि हमने बताया आर्य कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे या नॉर्थ वेस्ट से आए थे। तो पहले ये जो हमारा पाकिस्तान का रीजन था, पहले इंडिया पाकिस्तान एक ही था, तो वो जो एरिया था, मतलब जहाँ पे अभी हरियाणा है या पंजाब, ठीक है,
पहले का पंजाब जिसमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों आते हैं, अब पंजाब का डिवीजन हो चुका है, आधा पाकिस्तान में है और आधा इंडिया के पास। तो पहले जो पंजाब था वो एरिया, और अभी प्रेजेंट डे में जो हरियाणा है, ये सारा एरिया, ये सब मिला के यहाँ पे आर्य आए थे, यहाँ पे इन्होंने रहना स्टार्ट किया था। यहाँ की जो रिवर्स है, सब सिंधु रीजन, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे आके वो लोग सेटल हुए थे। तो सब सिंधु रीजन क्यों बोला जाता था? क्योंकि 7 रिवर्स का यहाँ पे फ्लो था, 7 रिवर्स से मिलकर ये रीजन बना था, ये एरिया बना था। कौन कौन सी? इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, बीस, सतलुज और सरस्वती। बाद में जो सरस्वती रिवर है ये धीरे धीरे विलुप्त हो गई, सूख गई। तो इस एरिया में आके पहले आर्य बसे थे। बाद में क्या हुआ, एक ही जगह पे कोई भी जो ट्राइब्स आती है वो प्रॉपर एक ही जगह पे नहीं रह पाती, धीरे धीरे चेंजेस होते हैं। और पुराने टाइम में ऐसा भी माना जाता था कि जैसे मान लो वो लोग आकर उस जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे रहे, धीरे धीरे वहाँ पे जो मतलब वहाँ के साधन संसाधन कम होने लगे तो वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे। और हमारा इंडिया जो है एग्रीकल्चर बेस्ड है, पहले भी एग्रीकल्चर बेस्ड था। तो जो एरिया अच्छा होगा, जो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, वहीं पे लोग सेटल होंगे। लोग कहाँ बसना चाहेंगे? जहाँ पे पानी का सोर्स अच्छा हो, खाने पीने का सोर्स अच्छा हो। तो इसी तरीके से आर्य वहाँ से हटकर फिर वो कहाँ पे माइग्रेट हुए? तो जो नर्दर्न प्लेन्स है इंडिया का, वहाँ पे माइग्रेट हुए। नर्दर्न प्लेन्स जो हमारे जैसे प्रेजेंट डे बिहार, झारखंड, यूपी, उत्तराखंड, ये सारा जो एरिया आता है, हिमालय से जैसे गंगा रिवर फ्लो होके आती है, तो वो इन सारे एरिया से होके बहती है। वो क्या करती है, रिवर, जो गंगा रिवर है, अपने साथ फ्लो होती है, सेडिमेंट्स लाती है, ऊपर की जो लेयर है उसे काट के ले जाती है और दूसरा सेडिमेंट्स फिर बिछा देती है, मतलब एलुवियम। इस तरीके से एलुवियम सॉइल वहाँ पे आ जाता है। तो ये प्लेन्स जो हैं काफ़ी फर्टाइल होते हैं। ठीक है, तो आर्य भी यहाँ पे आके धीरे धीरे सेटल होना स्टार्ट हो गए थे। अब ये तो हुई अर्ली वैदिक पीरियड की बात। अब जो नेक्स्ट स्टार्ट हुआ वो कौन सा था? लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, 1000 से लेकर 600 BCE के बीच का जो पीरियड है, इसे हम क्या मानते हैं? लेटर वैदिक पीरियड, जहाँ पे आर्य क्या हुए थे? इंडो गैंगेटिक प्लेन में आके सेटल हो गए थे। अब हम बात करते हैं उस टाइम की पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलता था उस टाइम। तो उनके पॉलिटिकल लाइफ की बात करें तो जैसे कि अभी हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो इंडिया है, हम वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। इंडिया या नहीं, हमारी जो मतलब अदर कंट्रीज़ की भी बात करें तो क्या होता है कि जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, अलग अलग पोस्ट डिवाइड की गई है। ये सब मिलकर क्या करते हैं? कंट्री को चलाते हैं। उसी टाइम से पुराने टाइम में भी क्या होता था कि जैसे आर्य थे, वो किस में डिवाइड थे? नंबर ऑफ जन, जन बोलते हैं, जनाज बोलते हैं, या विश बोला जाता था उन्हें। ठीक है, ये ट्राइब्स थी, ट्राइब का अलग अलग ग्रुप था जिन्हें जन बोला जाता था। और इनका क्या होता था? एक हेड होता था, एक किंग होता था। तो अर्ली वैदिक पीरियड में किंग किसे बनाया जाता था? जो कि जो सबसे जैसे स्ट्रांग हो, जो देखभाल कर सकता है, जिसे सबसे ज़्यादा नॉलेज हो, उसे किंग बनाया जाता था। लेकिन बाद में लेटर वैदिक पीरियड में आके चीज़ें बदल गई और ये जो किंग का बनना है ये हेरिडिटरी हो गया, मतलब कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, नेक्स्ट उसका सक्सेसर उसका सन ही होगा, इस तरीके से हो गया। तो उस टाइम में जो किंग वगैरह होते थे उनके पास ऐसे बड़ी सी आर्मी नहीं होती थी, उनके पास फोर्सेस नहीं होते थे, इसलिए वो लिमिटेड एरिया पे रूल करते थे, बहुत ज़्यादा एरिया पे रूल नहीं करते थे। और उन्होंने अपनी हेल्प के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए कुछ ऑफिशियल्स बना रखे थे। जैसे कि जो उनकी पोस्ट थी, कौन कौन सी पोस्ट होती थी उस टाइम? कमांडर इन चीफ या सेनानी बोला जाता था जिन्हें। और उसके बाद में चीफ प्रेस्ट या पुरोहित, जो मेन पंडित होते थे, राज पुरोहित वगैरह, या फिर और जो मतलब भविष्यवाणी करते थे। उस टाइम इन लोगों की भविष्यवाणी भी बड़ी सटीक होती थी, तो जो यज्ञ वगैरह करवाते थे या भविष्यवाणी करते थे, ये सब। ठीक है, तो पुरोहित मेन एक पुरोहित होता था। उसके बाद में विलेज हेडमैन, जिसे ग्रामीणी भी बोला जाता था। ठीक है, तो ये अलग अलग पोस्ट डिवाइड कर रखी थी उन लोगों ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। उसके बाद जो राजा होते थे उन्हें सजेशन भी तो चाहिए, एडवाइस भी तो चाहिए, वो काम कैसे करेंगे, कोई भी डिसीजन लेना है तो। ठीक है, तो इसके लिए, अपने डिसीजन के लिए, अपने एडवाइस के लिए उन्होंने क्या कर रखा था? 2 तरीके की अलग अलग ग्रुप बना रखे थे, जिसे बोला जाता था सभा और एक को समिति। तो समिति क्या होती थी? समिति जो एक बैठक होती थी जिसमें उस टाइम के जो जन है, जो विश है, उनके सारे फैमिली मेंबर्स पार्टिसिपेट करते थे, उसे बोला जाता था समिति। तो जब सारे फैमिली मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे तो ग्रुप तो बड़ा ही होगा। तो समिति एक बड़ा ग्रुप था, ठीक है, जिसमें जो ट्राइब थी उस टाइम के, उसके फैमिली मेंबर्स पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन सभा क्या था? सभा एक छोटा सा ग्रुप
एक स्मॉल असेंबली होती थी जिसमें क्या इम्पोर्टेंट पीपल थे पार्टिसिपेट कर पाते थे। जो मेन लोग हैं, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं या जो पढ़े लिखे लोग हैं, वही सब इसमें पार्टिसिपेट कर पाते थे। ठीक है। तो उस टाइम राजा के पास, जैसे हमने कहा, ज़्यादा पुलिस फोर्स नहीं होती थी, वो लिमिटेड एरिया पे रूल करती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो राजा था वो पावरफुल होने लग गया। जैसे वो कई सारे यज्ञ वगैरह करवाने लग गए, कई सारे यज्ञ उस टाइम प्रचलन में आए, जैसे राजसूय यज्ञ, उसके बाद अश्वमेध यज्ञ। क्या होता था इनमें कि वो लोग जैसे यज्ञ करवाया उन्होंने और घोड़ा छोड़ दिया, और उसके बाद क्या होता था, वो घोड़ा जिस भी एरिया में जाएगा वो एरिया उस राजा के अंदर आ जाएगा। अगर कोई उस घोड़े को रोकता है, कोई दूसरे राजा वगैरह रोकते हैं, तो उनको इनसे युद्ध करना पड़ेगा जिन्होंने घोड़ा छोड़ा है, नहीं तो अदरवाइज वो प्रॉपर्टी जिस राजा ने यज्ञ किया है उसके अंदर आ जाएगी, अगर कोई उस घोड़े को नहीं रोकता है। तो इस तरीके से वो लोग ज्यादा एरिया कैप्चर करने लगे और पावरफुल बनते गए। तो ये था उनका एडमिनिस्ट्रेशन या उनकी पॉलिटिकल लाइफ। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनकी सोशल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि वैदिक एज में जो आर्यों की सोशल लाइफ थी वो कैसी थी। थैंक यू।